उमा अग्रवाल जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अमित मिश्रा जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के आज की अध्यक्षता कर रहे श्री सुरेश बाबू मिश्रा जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब नमस्ते। अब मैं इस कार्यक्रम को ईश प्रार्थना से ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृता कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समः त्वयि नान्यथे तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालंकृता मूर्धजाम् वाणेकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम्। वेद प्रचार मंडल बरेली के द्वारा आयोजित वैदिक आध्यात्मिक साप्ताहिक सत्संग के 21वें कार्यक्रम में देश विदेश से सभी हमारे धर्मानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा मातृशक्ति। आज का कार्यक्रम 26 अक्टूबर का बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे देश में हम आजादी की 75वीं वर्ष को बड़े उत्साह से मना रहे हैं। वेद प्रचार मंडल ने भी निर्णय लिया कि आजादी का अमृत महोत्सव हम अपने मंच से भी पूरे देश के लिए मनाएं और इसके लिए हम ऋषि दयानंद को सबसे पहले याद करते हैं कि महर्षि दयानंद ने 1857 से पूर्व सबसे पहले स्वराज्य की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हमारा स्वराज्य होना चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा एवं उसको हम प्रसारित नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद के इस घोष के बाद लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जाने कितने युवकों ने अपने बलिदान दिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और इस देश की स्वतंत्रता में आहुति देते हुए आज हम इस स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं। रक्त रंजित है कहानियां एक बहुत बड़ी पुस्तक है और उस पुस्तक को राजेंद्र जिज्ञासु जी ने लिखा है। उस पुस्तक को आप पढ़िए तो आपको ये लगेगा कि इस देश में आर्य समाज के माध्यम से ऋषि दयानंद की आवाज के बाद न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं। इस देश को स्वतंत्र करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तन मन धन तीनों से। और जहां उन्हें लगा कि हमारे देश की संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, हमारे देश की भाषा, वेशभूषा और हमारे देश के ऋषि मुनियों की उन पुनर्जीवित कर सके तो हमारा देश स्वतंत्र रहना बहुत आवश्यक है। तो ये सब हुए महर्षि दयानंद ने 1857 की बहुत बड़ी क्रांति इस देश में लाए थे वो, और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना के लिए सबसे पहला बुगुल बजाया था। आज हम 75वां वर्ष आजादी का मना रहे हैं और इसमें अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुतियां दी। मैं तो उस पल को नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उस पल में सम्मिलित होने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी शांति शरण विद्यार्थी जी को जरूर अपने नेत्रों से देखा है, उनका इंटरव्यू लिया है
और उनके पास रहकर मैंने उनके स्वतंत्रता आंदोलन की उन गाथाओं को भी मैंने सुना है। उन्होंने जो हमें बातें बताई या उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की उस तस्वीर को हमारे सामने जो रखा, तो उससे देखकर ऐसा लगता था कि कितना संघर्ष करना पड़ा इस गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए। तो आज हम उसी आजादी का 75 वर्ष मनाने के लिए ये वेद प्रचार मंडल के माध्यम से हम सब लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपको विभिन्न रूप में और विभिन्न गीतों के रूप में देशभक्ति का हम गुणगान करेंगे। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्री रंजीत पांचाले जी, जिनका व्याख्यान होगा भारत के मुक्तिदाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। और साथ में हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की श्री सुरेश बाबू मिश्रा जी, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में, एवं जिनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के से द्वारा साहित्य भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आप लोगों का मैं पुनः स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूना से हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर आशा कृष्ण मोहन दुबे जी, जो हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में शुरू से जुड़ी हुई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम 2 मंत्र 16 और 17 का शास्त्रीय गान प्रारंभ कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कष्ट करें। डॉक्टर आशा कृष्ण मोहन दुबे जी। बहन जी शुरू करिए। प्रणाम। बरेली से के कार्यक्रम में सुविज्ञ जन, विदुषी विद्वान जन, आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर इतना बृहद कार्यक्रम में बड़े गर्व से मस्तक ऊंचा करते हुए हम समस्त भारतवासी मातृभूमि को नमन करते हुए ईशावास्य उपनिषद के ये मंत्र सादर प्रेषित कर रहे हैं। इसमें जो कुछ भी शुद्धता, स्वर, ताल, लय है वो मेरे गुरुदेव का है और इसमें कहीं भी त्रुटि है तो मुझे क्षमा करें। ईशावास्य उपनिषद 15वां, 16वां और 17वां मंत्र। पहले इसका पठन और भावार्थ, तत्पश्चात शास्त्रीय संगीत में इसका वादन गायन। अग्नि नई सुपताराये अस्मिन्न विश्वानि देव वायुयानि विद्वान् युयोध्य समुज्जुक प्राणमेनो भूयुष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। अर्थात जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हुए यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते और सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते हैं, उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए समर्थ करता है। इससे एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़कर किसी की उपासना कदापि ना करे। हिरण्यचेते नित्यस्य दीर्घतमा ऋषि, आत्मा देवता, अनुष्टुप छंदा और गांधार स्वर से सन्नद्ध है। दूसरा मंत्र। ये पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान, सत्यप्रियाचार्य जी। इसमें सारे देशभक्तों के जिन्होंने बलिदान दिए हैं सबके। बीच में बोलने का कष्ट ना करेंगे। अभी माइक आप बंद कर लीजिए क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बड़ी गहराई से इन्होंने बड़ी मेहनत की। आचार्य प्रिय शास्त्री। हाँ, आप ये हमारी फरीदाबाद की समाज ने छपवाई थी उनको। हाँ बहन जी, तरफ से, आर्य समाज की तरफ से। हाँ, तो मेरा निवेदन है कि अपना माइक आप खोल लें। हाँ, शुरू करिए बहन जी। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं यो सा विदिते पुरुषः सो सा वहम्। इसमें तत्वं पूषण अपावरणो सत्य धर्माय दृश्यते। अर्थात सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो मैं यहाँ हूँ सर्वत्र परिपूर्ण आकाश तुल्य व्यापक, मुझसे भिन्न कोई बड़ा नहीं है। मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मेरे सुलक्षणों से युक्त
पुत्र के तुल्य प्राणों से प्यारा मेरा निज नाम ओइम है। प्रेम और सत्याचरण से शरण लेता उनकी अंतर्यामी रूप से मैं अविद्या का विनाश करके उसके आत्मा का प्रकाश करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से होते हुए विज्ञान की ओर सब दुखों से अलग करके मोक्ष और सुख को प्राप्त करता हूँ। इति अब आपके समक्ष इसको रागदेश में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सारे अग्नि में सुपथारानी अग्नि में सुपथारानी आसमान विश्वानि देव वायुना योयोध्यस्व मज्जुरान मेनो भूयास्ते नमो योऽपि हिरण्यमेन पात्रेण हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यासत्यपीतं मुखम् ओ असावादित्ये पुरुषा सो असावहम् भूषण अपाप्रणो सत्यं धर्माय दृष्टते ईशावास्य इदं सर्वं जगत्यां जगत् बहुत सुंदर यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये दो मंत्र 16 और 17 का आपने शास्त्रीय गान प्रस्तुत किया। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के सभी मंत्रों का आपने शुरू से अंत तक शास्त्रीय गान हमारे इस कार्यक्रम में रखा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और ने हमारे इस क्रम को पूरी तरीके से शुरू से आखिर तक इसको प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं कोटिशा आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी कुछ मंत्रों का आप हमारे शास्त्रीय ज्ञान प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आशा कृष्ण मोहन दुबे जी वो केंद्रीय विद्यालय में रह चुकी हैं लगभग 26 वर्ष और अब आप नवोदय विद्यालय में प्राचार्य के रूप में आपने कार्य किया है और विशेष बरेली की आप रहने वाली हैं, लेकिन अब वर्तमान में आप पूना में निवास कर रही हैं और शास्त्रीय संगीत में आप विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों ने सहयोग दिया। धन्यवाद सर। आजादी के इस महोत्सव को वेद प्रचार दल बड़ी तत्परता से मना रहा है। इस महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं एक ऐसे सुमधुर देशभक्ति गीत की तरफ जो मराठी और संस्कृत मिश्रित है।
जिसमें मराठी की भी शब्दावलियां हैं और संस्कृत की भी शब्दावलियां हैं। और जो गायिका है सुश्री प्रियंका विजय साठे, जो पुणे से हैं, और अच्छी तरीके से आगे इस गीत के बारे में मैं दो शब्द रखना चाहूंगा। ये गीत स्वतंत्रता वीर सावरकर को जब काली फांसी की सजा हुई थी तो उन्होंने ये गीत लिखा था। और इस गीत के बोल हैं, जयो अस्तुते श्री महत मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती माम यशो वंदे। ये गीत का महत्वपूर्ण बड़े अच्छे भाव हैं। ये पवित्र शुभ स्वतंत्रता देवी जो भगवती स्वरूप है उसका वंदन करते हुए आगाह करते हैं कि हे देवी स्वतंत्रते, आप चैतन्यमयी हो, राष्ट्र के प्राण हो, आप नीति और मूल्यों की रानी हो, परतंत्र के तिमिर में आप तेजस्वी चांदनी का रूप हो, और जिस प्रकार ग्रहण काल में सूर्य पर छाया जाता है और वो निस्तेज हो जाता है, आप इस परतंत्र के ग्रहण को दूर करते हुए स्वतंत्रता का सूर्य उदय करो। बहुत तल्लीनता से होकर आप इस गीत को सुनिए, इस बेटी प्रियंका की आवाज को सुनिए, आप जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस गीत को सुनने के बाद। निवेदन नमस्ते सर, आपके सामने मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जय स्तुते श्री महत मंगले शिवास्पदे स्वतंत्र भगवती श्रीमती
स्वतंत्र थे भगवती तुझे प्रिय सुख सेनानी। तो सुनो राधे की जगत नामी यमुजी। स्वतंत्र थे भगवती स्वतंत्र थे भगवती बहुत सुंदर गीत, मंत्रमुग्ध करने वाला ये गीत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये बात जरूर है कि इस गीत के आपको अर्थ पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस गीत को गाने वाली जो ये बिटिया है और इसमें जो गीत गाया है उसके आप स्वरों को देखिए, वो स्वर ही आपको देशभक्ति के लिए मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बहुत सुंदर गीत, मराठी संस्कृत मिश्रित देशभक्ति गीत। जय हो श्री सुभाष और भगवती त्वाम अहम यशो युताम वंदे। ये बहुत गीत सुनाकर आपने मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर। अब आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा होगी कि हमारे गीत भजन सम्राट दिल्ली के श्री नरेश खन्ना जी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे निवेदन पर जो देशभक्ति का गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और विशेष रूप से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आर्य समाज प्रशांत बिहार में आप लेखा परीक्षक के पद पर भी कार्यरत हैं। तो मैं श्री नरेश खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर आज के इस कार्यक्रम को करें। श्री नरेश खन्ना जी। सभी को सादर नमस्ते। 10 मिनट की निर्धारित अवधि में देशभक्ति के कुछ गीत, आइए शुरू करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस नगरी के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं है होली के मेले। रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।
तुझ पे दिल कुर्बान। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ इतने पावन है लोग जहाँ, ओ इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के चमन मुस्काते हैं, खुशियों के चमन मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। ओ मेरे देश की धरती, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी,
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। समय तेजी से भाग रहा है, आइए अंतिम गीत। हो हो हो, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, ओ इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हो हो, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे हो, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। हो हो, दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम हो, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। हो हो, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो हो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने क्षमा बांध दिया नरेश जी, और आप वास्तव में गीत और भजन के सम्राट हैं। विशेष रूप से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आर्य समाज प्रशांत बिहार में आप लेखा परीक्षक के पद पर भी आसीन हैं, और आपने ऐसा क्षमा बांधा देशभक्ति का। अभी आप लोगों को नरेश जी के ये गीत सुनने को, इतने सुंदर गीत जो देशभक्ति के गीत हैं, इनको तो अगर हम पूरा समय ही इनको दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। तो ऐसे हमारे नरेश खन्ना जी का जन्मदिन भी है। हाँ नरेश जी, आपका बहुत बहुत आपको बधाई जन्मदिन की, और इसके लिए हम सब लोग बजाकर आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर आपको इसी प्रकार स्वस्थ रखे, आप दीर्घायु को प्राप्त हों, और हम लोगों के बीच में ऐसी अपने भजनों के माध्यम से हम लोग मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक निवेदन पे आपने देशभक्ति का गीत यहाँ प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आपको कोटिशा धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जन्मदिन की पुनः बधाई देते हुए, और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी प्रकार हम लोगों के कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए और हमारे देशभक्ति गीत और अन्य प्रेरणादायक गीत हम लोगों को प्रस्तुत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, इस इतने देशभक्ति का जो वातावरण हमारे बीच इस समय उत्पन्न कर दिया है नरेश जी ने, और इसके बाद और भी अभी आपको कई गीत देशभक्ति को सुनने को मिलेंगे, तो लोग और भी हैं जिनके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच सविता गुप्ता जी, विजय खन्ना जी, उषा सेठी जी, नीलम सब्बरवाल जी, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा जी जयपुर से, धीरज पाराशरी जी बरेली से, जवाहरलाल देवन जी, कमला हंस जी दिल्ली से, और कृष्णा दत्त आर्य जी, ललित बजाज जी, मंजू बाधवा जी, और प्रमिला गुप्ता जी बॉम्बे से, पुष्पेंद्र शुक्ला जी बरेली से, राम सिंह वर्मा जी बहुत इंग्लिश के प्रकांड विद्वान भरतपुर से, सुरेश कोहली जी, उषा पांडे जी गाजियाबाद से, उमाशंकर शास्त्री जी प्रयागराज से, और मीना आर्य जी, रजनी गोयल जी, डॉक्टर सुनीता त्यागी जी बहुत विदुषी महिला हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में श्री अनुज कुमार सक्सेना जी जो नोएडा से हमारे साथ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक सबका स्वागत करते हुए अब मैं एक और भक्त गीत के लिए निवेदन करूंगा अपनी बहन श्रीमती डॉक्टर आशा कृष्ण मोहन जी पुणे से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और केंद्रीय विद्यालय में आप प्राचार्य के पद पर रह चुकी हैं।
और एक छोटा सा देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी श्री आशा कृष्ण दुबे जी। इसके बाद जो हमारा मुख्य उद्बोधन होगा वरिष्ठ साहित्यकार रंजीत पांचाले। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। मैं रामदेवी मदान सिलवासा से जी। शहीद भगत सिंह पर एक छोटी सी कविता। ये मुख्य शहीद भगत सिंह पर एक छोटी सी कविता। रामदेवी मदान। हेलो 5-10 मिनट। हाँ जी। अभी आप रुक जाइए, एक आऊंगा। एक कविता के लिए, रामदेवी मदान है मेरा नाम। हाँ, तो अभी आप 5 मिनट रुक जाइए, एक हो जाने दीजिए। क्षण प्रति क्षण सत्य सुंदरम सत्य शिवम सत्य सुंदरम सत्य शिवम क्षण प्रति क्षण वर्षनूतनं स्वतन्त्रतादिकं पंचनूतनं वर्षनूतनं देशोपमुदं वर्षनूतनं देशोपमुदं उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदं उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदं गायन्ति देवा किल गीतिकानि। देवता लोग भी गायन करते हैं कि हम स्वर्ग और अपवर्ग के बाद अगर मनुष्य के रूप में जन्म ले तो भारत भूमि पर ही हमें जन्म मिले। ये है देवताओं का भाव। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदो हेतुभूते भवन्तु भूया पुरुषा सुरस्पार। तो ये हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और स्वतंत्रता के बाद हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमें अपना तन मन धन तीनों ही राष्ट्र के नाम समर्पित करने पड़ेंगे। मातृभूमि की चुनौतियां नौजवानी जागने का वक्त आ गया जागने का वक्त आ गया। मातृभूमि की चुनौतियां नौजवान जागने का वक्त आ गया जागने का वक्त आ गया। वक्त है ना हम पड़े रहे बेखबर ना हम खड़े रहे। वक्त है ना हम पड़े रहे बेखबर ना हम खड़े रहे। वक्त है स्वदेश के लिए मोर्चा बनाने लगे। स्वदेश के लिए मोर्चा बनाने लगे। आज जबकि एक दगाबाज दुश्मनी भी सरहदों पे आके छा गया जागने का वक्त आ गया। मातृभूमि की चुनौतियां नौजवान जागने का वक्त आ गया जागने का वक्त जागने स्वदेश के लिए जागने स्वदेश के लिए जागने स्वदेश के लिए जागने स्वदेश के लिए। आप लोगों का ये सवाल है
स्वदेश के लिए आप हमारे सवाल प्राण ये स्वदेश के लिए गरजता तूफान आज इन दिनों में छा गया जो झकोर कर जगा गया जो झकोर कर जगा गया गरजता तूफान आज इन दिनों में छा गया जो झकोर कर जगा गया जागने का वक्त आ गया अंतिम सरहदों की वो पहाड़ियां कर हमें पुकारती सरहदों की वो पहाड़ियां कर हमें पुकारती हमें निखारती गूंज कर हमें पुकारती स्वदेश की चुराएंगे कमल बाग प्रणय कर लिया कमल बाग प्रणय कर लिया स्वदेश की चुराएंगे कमल बाग प्रणय कर लिया कमल बाग प्रणय कर लिया मातृभूमि की चुनौतियां 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 सुनोरी नौजवान जागने का वक्त आ गया जागने का वक्त आ गया चुनौतियां सुनो जवान चुनौतियां 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 सुनो जवान जागने का वक्त आ गया जागो मोहन प्यारे सभी बच्चे मेरे मोहन है सभी बच्चे मेरे राम हैं सभी सीताएं हैं सभी राधाएं हैं जागो बच्चों नव निर्माण की ओर जागो जागने का वक्त आ गया बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्य मुझे मिला ये प्रस्तुति के लिए धन्यवाद बहुत बढ़िया मातृभूमि की चुनौतियां हैं उठो नौजवानों जागने का वक्त आ गया बहन जी ने इस गीत के माध्यम से हमें हमारे देशभक्ति का इतना बड़ा संदेश दिया है कि जिसको हम लोग आत्मसात अगर कर लें तो हम अपने देश को कहां से कहां तक ले जा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आप लोगों को मैं बता दूं कि बहन जी संगीत गायन एवं वादन में बहुत उच्च कोटि की विदुषी महिला हैं और मूलतः पूना से हैं केंद्रीय विद्यालय में एवं नवोदय विद्यालय में आप प्राचार्य पद पर रह चुकी हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपने अपना समय दिया इसके लिए मैं कोटिशा आपको धन्यवाद देता हूँ मेरी ओर से भी बहुत बहुत प्रणाम सर आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारा देश प्रगति करे अहर्निश आप जैसे लोग सजग हैं दिन रात सेवा में लगे हुए माँ भारती हम सबकी रक्षा करेगी बस हम सबको जागना है सतत जागना है विवेकानंद के शब्द उठो जागृत हो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सबका भविष्य उज्जवल है धन्यवाद बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने हम लोगों को संदेश दिया अब हम चलते हैं मुख्य उद्बोधन के लिए आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रंजीत पांचाले जी आज हमारा मुख्य उद्बोधन करेंगे जिनका विषय होगा और जो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं स्वतंत्रता संग्राम और देश की आजादी पर अपनी लेखनी से आजादी के दीप को प्रज्वलित करने में संलग्न है अनेकों लेखों द्वारा जन जागरण कर रहे हैं 400 से अधिक लेख लघु कथाएं साक्षात्कार यात्रा वृत्तांत समीक्षा और देश की चुनिंदा पत्र पत्रिकाओं में आपके प्रकाशित हो चुके हैं भूमिगत सुभाष पुस्तक के आप लेखक हैं आकाशवाणी रामपुर और बरेली से अनेकों वार्ताएं आपकी प्रसारित हो चुकी हैं अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों से आपने साक्षात्कार लिया है और अलायंस इस पत्रिका का 2014 से लेकर 2011 तक आपने संपादन किया है मूर्धन्य समालोचक मधुरेश जी पर केंद्रित साहित्यिक पत्रिका विविध संपाद के अंक 2014 में अतिथि संपादक के रूप में आपने संपादन किया है मॉरिशस के साहित्य इतिहास संस्कृति के वरिष्ठ साहित्यकार प्रहलाद रामशरण जी की पुस्तक मॉरिशस की आर्य समाज की विभूतियों पर आपने
समीक्षात्मक लेख भी लिखा है। भारत और मॉरिशस में प्रकाशित हुआ है ये लेख। और फ्रेंच लेखक मार्सेल कार्बो के उपन्यास नमस्ते पर भी आपका समीक्षात्मक लेख 2018 में मॉरिशस में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में आप सम्मिलित हुए थे। बहुत उच्च कोटि के आप साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, और स्वतंत्रता संग्राम और देश की आजादी पर आपकी लिखनी अनगिनत तक चलती है। और मैं रंजीत पांचाले जी से निवेदन करूंगा कि आज अपना उद्बोधन, अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आपका विषय है भारत के मुक्तिदाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। श्री रंजीत पांचाले जी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय सुरेश बाबू मिश्रा जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, वैदिक प्रवक्ता आचार्य उमाशंकर शास्त्री जी, समस्त वैदिक विद्वान देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं वेद प्रचार मंडल को आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने और उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज और क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त को समर्पित करने के लिए साधुवाद देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। बहुत दूरदर्शी थे, यथार्थवादी थे, और इसीलिए महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति से वो सहमत नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का गहन अध्ययन किया था और वो समझ गए थे कि जिन अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों में जहां जहां आजादी के लिए संघर्ष हुए हैं, उनको पूरी क्रूरता के साथ कुचला है। हमारे अपने हिंदुस्तान में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को जितनी बेरहमी से कुचला गया था, उसका इतिहास उनके सामने था। उस सब को ध्यान में रखते हुए उनका यह दृढ़ मत हो चुका था कि हिंदुस्तान सशस्त्र संघर्ष से ही आजाद होगा। और इसीलिए 1941 में कोलकाता से काबुल पहुंच गए। काबुल में इटली के दूतावास में जो मंत्री थे अल्बर्टो कुआरोनी साहब, उनसे जब उन्होंने मुलाकात की तो कुआरोनी ये देखकर दंग रह गए कि सुभाष चंद्र बोस के पास सैकड़ों साल से गुलाम हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितनी स्पष्ट और व्यावहारिक योजनाएं हैं। और उसने अपनी इटालियन सरकार को जो सीक्रेट रिपोर्ट भेजी, उसमें उसने लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार के नेता हैं, ये हम उनकी दूरदर्शिता और उनके अदम्य साहस से जान सकते हैं। भारत में वर्तमान समय में जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं, उन सब में सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र यथार्थवादी नेता है। इटालियन दूतावास, जर्मन दूतावास और रूसी दूतावास जो काबुल में थे,
इन तीनों दूतावासों की मदद से सुभाष चंद्र बोस रूस की सीमा में एक कार द्वारा 3 जर्मनों के साथ प्रवेश कर गए। कई जगहों पर यह लिखा मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस काबुल से ही सीधे जर्मनी चले गए थे। यह एक धारणा है लोगों की, यह गलत है। सुभाष चंद्र बोस काबुल से कार द्वारा 3 जर्मनों के साथ रूस की सीमा में प्रवेश कर गए थे। ये जो इस समय जो अफगानिस्तान के साथ लगे हुए देश हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये उस समय रूस के जो एक संघ था जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, ये सब उसका हिस्सा थे। तो ये रूस की सीमा थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस प्रवेश कर गए और समरकंद पहुंचे और समरकंद से ट्रेन द्वारा सुभाष चंद्र बोस को मास्को ले जाया गया और मास्को से वायुयान द्वारा सुभाष चंद्र बोस बर्लिन पहुंचे थे 3 अप्रैल 1941 को। जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वहां फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किया और जर्मन सरकार ने, हिटलर की सरकार ने उनके फ्री इंडिया सेंटर को दूतावास का, एक स्वाधीन देश के दूतावास का स्तर दिया और खुद सुभाष चंद्र बोस को एक आजाद देश के राष्ट्राध्यक्ष का स्तर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर आजाद हिंद रेडियो स्थापित किया, कांग्रेस रेडियो स्थापित किया, आजाद मुस्लिम रेडियो स्थापित किया, जहां से पूरी दुनिया में देश के लिए देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो जुल्म किए थे और कर रहे थे उनसे सारी दुनिया को परिचित कराया जाता था। वहीं सुभाष चंद्र के जर्मनों के साथ अंग्रेजों की तरफ से उत्तर अफ्रीका में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को जर्मनों ने गिरफ्तार करके जर्मनी में रखा हुआ है युद्धबंदी शिविरों में। वो लगभग 10,000 हिंदुस्तानी युद्धबंदी थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन सरकार से बात करके और उनमें से 3,700 सैनिकों को लेकर आजाद हिंद फौज बना ली। तो पहली आजाद हिंद फौज 1941 में जर्मनी में बनी थी जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। और वो कोई मामूली फौज नहीं थी छोटी सी फौज, लेकिन उसको जर्मनी के सबसे बड़े सैनिक प्रशिक्षण केंद्र जो कोनिग्सबर्ग में था, वहां पर इन भारतीय सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया था और जो वहां के जो टॉप जो मिलिट्री ट्रेनर्स थे, जर्मन मिलिट्री ट्रेनर्स, उन्होंने इन सैनिकों को प्रशिक्षण दिया था। लेकिन जर्मन सरकार द्वारा तमाम सहयोग देने के बावजूद नेताजी का व्यक्तित्व देखिए कैसा था। उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता को देखिए, वो कैसी थी कि सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार हिटलर से मिले तो सबसे पहले उन्होंने उसकी लिखी हुई जो आत्मकथा सारी दुनिया में मशहूर है मीन कैम्फ के नाम से, उसमें जो भारतीयों के संबंध में कुछ अशोभनीय बातें हिटलर ने कही थी, सबसे पहले हिटलर के सामने उस पर अपनी आपत्ति जताई। ये देखिए कैसा उनका राष्ट्राभिमान था, अपने भारतीय संस्कृति पर उनको कितना गर्व था कि वो जरा सा भी भारत या भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो हिटलर ने उनसे कहा कि मेरी कुछ गलत धारणाओं के कारण मीन कैम्फ में ऐसी बातें लिख दी गई हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मीन कैम्फ के अगले संस्करणों से वो अंश हटा दिए जाएंगे। और उनकी दृढ़ता का एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब उनको यह महसूस हुआ कि जर्मन नौकरशाह अपनी शर्तों पर उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो नेताजी ने उनके साथ उनकी सभा में
जिस तरह से उन्होंने हिटलर के सामने उसकी बात का विरोध किया है, हिटलर कोई बहुत थर्राते थे लोग उसके नाम से, जर्मनी में किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई उसकी बात का विरोध कर पाए। सुभाष चंद्र बोस ने उसके सामने उसकी किताब में जो गलत बात भारतीयों के संबंध में लिखी थी उसका विरोध किया, और हिटलर को समझ में आ गया कि किस तरह के व्यक्तित्व से उसका सामना है। बात नौकरशाहों को तब समझ में आई जब वहां एक भाषण देते हुए नेताजी ने कहा, मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत की आजादी के उद्देश्य से जर्मनी आया हूं, लेकिन अगर मेरे अनुसार मेरे लक्ष्य में बाधा पहुंचती है तो मैं अपनी जान को दोबारा जोखिम में डालकर हिंदुस्तान वापस लौट सकता हूं। ब्रिटिश जासूस बहुत कुशल हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बचकर जर्मनी आया हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे गैस्टापो को भी धोखा देकर उनसे भी बचकर हिंदुस्तान वापस जा सकता हूं। गैस्टापो जर्मन जासूसों को कहते थे, वो बहुत खतरनाक किस्म के जासूस होते थे, लेकिन खुली चुनौती और जिनसे मदद ले रहे थे नेताजी, उनके सामने इस तरह की बात कहना, ऐसी दृढ़ता का प्रदर्शन करना, ये सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति के लिए ही संभव था। और यही वजह थी कि उसके बाद जर्मनों ने नेताजी को कभी भी झुकाने का प्रयास नहीं किया। उसी समय कुछ समय बाद एक ऐतिहासिक घटना दक्षिण पूर्व एशिया में घटित हुई। फरवरी 1942 में जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। अब सिंगापुर में भी जो अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तानी सैनिक लड़ रहे थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे। 50,000 भारतीय सैनिकों को जापानियों ने युद्धबंदी बना लिया, क्योंकि वहां अंग्रेज हार गए, अंग्रेजों की तरफ से ये भारतीय लड़ रहे थे। लेकिन आप देखिए कि वहां पर रास बिहारी बोस जैसे हिंदुस्तान के एक तपे हुए नेता थे, उन्होंने इन बंदी भारतीय सैनिकों को रिहा कराकर आजाद हिंद फौज बना ली। हम आजादी का अमृत महोत्सव, और ये 2023 तक मनाया जाएगा, बहुत खुशी की बात है। और ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो इस समय प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशभक्तों को 2023 तक इस अमृत महोत्सव के दौरान याद किया जाए। मगर मैं अभी तक देख रहा हूं कि रास बिहारी बोस की कहीं चर्चा मुझे नहीं सुनाई पड़ी है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट रास बिहारी बोस जी के बारे में भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने बनाई थी, जिसको लेकर सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी क्षेत्र में हमला किया था अंग्रेजी फौज पर, वो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, वो आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ये रास बिहारी बोस ने 1915 में हिंदुस्तान में एक इतने बड़े विद्रोह की योजना बनाई थी और तमाम पूरे देश के क्रांतिकारियों को इस तरह से संगठित किया था कि अगर वो विद्रोह कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान 1915 में आजाद हो जाता। लेकिन एक गद्दार कृपाल सिंह ने सारी योजना अंग्रेजों को लीक कर दी और वो विद्रोह नहीं हो पाया था। और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर रास बिहारी बोस 1915 में ही जापान चले गए थे। उन्होंने वहां पर जापानी नागरिकता ले ली, लेकिन जापानी हो जाने के बाद भी अपने देश को आजाद कराने की धुन उनके अंदर वैसी ही बरकरार रही, वो आग वैसी ही उनके दिल के अंदर जलती रही और वो लगातार जापान में वहां के अखबारों में हिंदुस्तान की आजादी के पक्ष में लेख लिखते रहे, किताबें लिखते रहे, भारत की संस्कृति पर लिखते रहे।
और जापान में भारत की आजादी के पक्ष में एक बहुत बेहतरीन वातावरण बनाने का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। और जब ये आजाद हिंद फौज उन्होंने बना ली, तब उन्होंने जापानियों से आग्रह किया कि आप हिंदुस्तान के एक बड़े नेता जो इस समय जर्मनी में हैं, सुभाष चंद्र बोस, उनको आप जापान लेकर के आइए, क्योंकि रास बिहारी बोस बूढ़े हो चुके थे और वो चाहते थे कि अब जंग का नेतृत्व कोई ऐसा युवा करे जिसमें अदम्य साहस हो, दूरदर्शिता हो, जो भारत की आजादी के लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो और जो असाधारण बुद्धिमत्ता वाला हो। और उन्हें पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति नजर आया जिसमें युवाओं सा जोश था, और वो थे सुभाष चंद्र बोस। जापान सरकार ने उनके आग्रह को माना और सुभाष चंद्र बोस को जापान लाने के लिए जापान सरकार और जर्मन सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ। पहले इटली के, क्योंकि इटली भी धुरी राष्ट्रों के साथ था, तो इटली के लोगों ने वहां योजना बनाई कि सीधे हवाई जहाज से सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर भेजा जाए, और योजना बन गई थी और सुभाष चंद्र बोस को हवाई जहाज से भेजा जाना था सिंगापुर। लेकिन जगह जगह दुश्मनों के जासूस मौजूद थे, ब्रिटिश मित्र राष्ट्रों के जासूस इटली, जर्मनी और तमाम देशों में फैले हुए थे। योजना लीक हो गई, सुभाष चंद्र बोस को रास्ते में ही मार दिया जाता। यह पता चल गया था कि उनकी मौत की योजना बना दी गई है। तब दोबारा से योजना बनाई गई और यह तय किया गया कि पनडुब्बी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को जापान भेजा जाए। लेकिन वो पनडुब्बी भी दुश्मन के इलाकों से होकर के निकल कर आनी थी। लेकिन आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने वो खतरा उठाया और अटलांटिक में होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए, वो जो है जापान की जो पनडुब्बी मेडागास्कर के पास आनी थी, तो वहां तक वो जर्मन पनडुब्बी में आए। और आप देखिए कि बड़े से बड़े खतरों के समय भी सुभाष चंद्र बोस कितने अविचलित रहते थे। ये उनके व्यक्तित्व की खूबी थी। वो कितने शांत रहते थे सामने मौत को देखकर भी। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वो ये कि जब उनकी पनडुब्बी इधर आ रही थी जापानी पनडुब्बी की तरफ, उससे पहले दुश्मन के जो जहाज थे, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, समुद्री जहाज समुद्र में गश्त करते रहते थे, दुश्मन के हवाई जहाज गश्त करते रहते थे, और किसी तरह से ये पता चल गया कि एक पनडुब्बी जो है वो शायद मौजूद है पानी के अंदर। तो एक दुश्मन का समुद्री जहाज उस पर आक्रमण के लिए आ रहा था, तो पनडुब्बी की तरह ने जो है वो पकड़ लिया कि एक जहाज आ रहा है, और गलती से पनडुब्बी चालक की वो थोड़ी सी सतह पर आ गई और दुश्मन का जहाज उसको हमला करने के लिए आगे बढ़ा। फौरन कप्तान ने कहा इसे फौरन डुबाओ, और वो डुबाने के चक्कर में दुश्मन के जहाज जो है उसकी रेलिंग से टकराया, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे वो पनडुब्बी उलट गई, और ये लग रहा था कि अब ये पनडुब्बी डूब जाएगी और सब मर जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस खत्म हो जाएंगे। लेकिन बहुत होशियारी के साथ में चालकों ने, कप्तान ने उस पनडुब्बी को संभाल लिया और सुभाष चंद्र बोस और सब सुरक्षित हो गए। लेकिन इस दौरान ये घटित हुआ कि जहां सारे लोग बुरी तरह से भयभीत हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह विचलित रहे, शांत रहे। वो अपने साथी आबिद हसन को एक संदेश जो है वो डिक्टेट करा रहे थे, और जो पनडुब्बी उलट गई, लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, मौत का खौफ उनके चेहरों पर था। लेकिन वो आबिद हसन सफरानी साहब से कह रहे थे कि मैंने एक सेंटेंस तुम्हें 2 बार बोला, क्या तुम लिख नहीं रहे हो? और खुद आबिद हसन सफरानी
ने लिखा है मैन फ्रॉम इम्फाल किताब में कि मेरे तो प्राण सूख रहे थे, लेकिन मैंने नेताजी की बात को माना और मैंने लिखना शुरू किया। तो ये उन्होंने जो एक उदाहरण पेश किया बहादुरी का, उसको देखकर जो जर्मन कप्तान था पनडुब्बी का, उसने अपने और साथियों से कहा कि हमें सुभाष चंद्र बोस से सीख लेनी चाहिए कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है और संकट के समय किस तरह से उसका दृढ़ता के साथ सामना किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को जब मेडागास्कर से 400 मील दक्षिण में मोजाम्बिक चैनल में जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन समुद्र में तूफान आया हुआ था। अब सुभाष चंद्र बोस कैसे जापानी पनडुब्बी में जाएं, यह बड़ी मुश्किल थी। तो दोनों पनडुब्बियां कुछ दूर दूर तक साथ चलीं, लेकिन कहां जर्मनी, कहां दक्षिण अफ्रीका का दूसरा छोर। तो जर्मन कप्तान ने कहा मेरे पास इतना ईंधन नहीं है कि मैं और आगे जा सकूं, इसलिए अब आपको जापानी पनडुब्बी में जाना पड़ेगा। तो उस भयावह स्थिति में रस्सों के सहारे दोनों पनडुब्बियों को जोड़ा गया और रस्सों के सहारे जो है सरकते सरकते धीमे धीमे जो लहरें थी तूफानी, उनके थपेड़ों को खाते हुए सुभाष चंद्र बोस और आबिद हसन वो जापानी पनडुब्बी में आए। और फिर उसके बाद 1 हफ्ता वो जापानी पनडुब्बी में रहे, 3.25 महीने जर्मन पनडुब्बी में रहे, पूरे 3 महीने पनडुब्बी की यात्रा का भी वो एक रिकॉर्ड है एक महान देशभक्त का। और फिर उसके बाद नेताजी सुमात्रा के साबांग नामक स्थान पर पहुंचे, वहां कुछ दिन रहे और उसके बाद वो जापान पहुंच गए। और जापान में जब जापान के उस वक्त प्रधानमंत्री थे जनरल तोजो साहब, उनसे जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई तो सिर्फ 20 मिनट का समय निर्धारित था बातचीत के लिए। लेकिन जब जनरल तोजो सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनके पास भारत की आजादी की स्पष्ट योजनाओं को देखकर, उनकी दूरदर्शिता को देखकर, उनके असाधारण ज्ञान से वो इतने प्रभावित हुए कि 20 मिनट के बजाय उनकी बातचीत 4 घंटा चली। और जनरल तोजो ने सुभाष चंद्र बोस की योजनाओं में सभी तरह का हर संभव सहयोग देने का उनको वचन दे दिया। उसके बाद रास बिहारी बोस उनको लेकर के 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए। अब देखिए हवाई अड्डे पर सिंगापुर के नेताजी जब उतरे तो उनके व्यक्तित्व का जादू देखिए कि जो जापानी ऑफिसर्स उनके स्वागत में खड़े हुए थे, जो भारतीय सैन्य अधिकारी आजाद हिंद फौज के उनके स्वागत में खड़े हुए थे, वो रोमांचित हो उठे। और जहां उनको ठहराया जाना था वहां तक नेताजी को खुली कार में ले जाया गया और हजारों लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े हुए थे, नेताजी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, प्रवासी भारतीय ही नहीं, वहां जो मलय थे, जो सिंगापुर के लोग थे, जो चीनी थे, जो जापानी थे, ये नेताजी को जिन्होंने एक झलक देखा था, वो भी नेताजी के एक झलक देखने भर से उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि वो लोग भी नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जिनको नेताजी जिंदाबाद का अर्थ नहीं मालूम था, ये था नेताजी के व्यक्तित्व का जादू। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में नेताजी के लिए वहां पर एक विशाल सम्मेलन प्रवासी भारतीयों का हुआ, जिसमें रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबल हाथों में सौंप दी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर का विशाल म्युनिसिपल भवन के सामने एक विशाल मैदान में हजारों आजाद हिंद सैनिकों की परेड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निरीक्षण किया और एक अपने उसी समय जो उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, उसी में उन्होंने ऐतिहासिक दिल्ली चलो का नारा दिया। और उस
भाषण से लोगों में एक ऐसी आशा, एक ऐसे उत्साह का संचार हुआ, लोग उछलने लगे। दिल्ली चलो के नारे से लोगों ने आसमान को गुंजा दिया। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कम समय में हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो किया जाना चाहिए था वो मात्र 3 महीने के अंदर उन्होंने तैयारी कर डाली। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वैचारिक क्रांति के बीज बोए। कई जगह उन्होंने बर्मा, थाईलैंड, मलाया, सिंगापुर, इन तमाम जगहों पर सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोले, सैनिकों को युद्धाभ्यास करवाए और आजाद हिंद फौज में सिविलियंस की भी भर्ती कराई। और ये तमाम देशों के नेताओं से वो मिले। जब वो जोसेफ लॉरेल से मिले, फिलीपींस के राष्ट्रपति से, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति ने उनके बारे में कहा कि मैं दुनिया में बहुत महान, दुनिया के महान लोगों से अब तक मिला हूं, लेकिन उन सब में सुभाष चंद्र बोस महानतम नेता हैं। और जो ओबामा थे, बर्मा के राष्ट्रपति, उन्होंने उनको एशियाई स्वप्नदर्शी कहा। जापान के जो विदेश मंत्री थे शिगमित्सु, उन्होंने उनको एशिया का महानतम क्रांतिकारी कहा। नेताजी ने इसके आगे जो बड़ा काम किया वो था हिंदुस्तानियों में एकता स्थापित करना, क्योंकि उन्होंने जो हिंदुस्तान की सैकड़ों साल की गुलामी थी उससे बहुत बड़ा सबक लिया था कि हम जो बटे रहे उसके कारण हम इतने लंबे अरसे तक गुलाम रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि वही आपसी बंटवारा, वही छुआछूत, वही जाति पात इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बसे हुए भारतीयों के अंदर भी था। लेकिन नेताजी ने कैसे उनमें एकता स्थापित की, इसके मैं 2 छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं। नजीर हुसैन साहब फिल्म एक्टर थे। मैं उनसे 1983 में मिला था मुंबई में मोहन स्टूडियो में। ये बात मैं अपने कई मित्रों को, परिचितों को सुना चुका हूं। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि ये इतना जो एकता नेताजी ने सिविलियंस में और आजाद हिंद फौज में जो स्थापित की, वो उन्होंने कैसे कर दी। तो उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई, नजीर हुसैन साहब ने। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो शायद नजीर हुसैन साहब को ना जानते हो, पुरानी पीढ़ी के लोग तो जानते हैं कि वो बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो उन्होंने ही शुरू की थी, और हिंदी में तमाम हिंदी फिल्मों में जो बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस हैं उनके वो पिता का रोल किया करते थे नजीर हुसैन साहब। लेकिन कम लोगों को पता है कि उन्होंने वो आजाद हिंद फौज में रहे थे, नेताजी के साथी थे। उनसे मैं जब मिला और मैंने उनसे आजाद हिंद फौज के दिनों के बारे में चर्चा की, और जब ये सवाल एकता के बारे में उनसे किया, तो उन्होंने मुझे एक बहुत जबरदस्त घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक दिन सुभाष चंद्र बोस हमारे मैस में आए। हिंदुओं का खाना अलग पक रहा था, मुसलमानों का खाना अलग पक रहा था। वो ये देख के दंग रह गए कि हमारी फौज के लोगों में भी इस तरह का भेद है और अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग अलग खाना पकता है। उन्होंने जो हिंदू खाना था उसको लिया और जो मुस्लिम खाना था उसको लिया, और दोनों को मिश्रित कर दिया। और हम लोगों की तरफ मुखातिब होकर बोले अब आप इसमें से हिंदू खाना निकाल लीजिए, और मुसलमानों की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा अब आप इसमें से मुस्लिम खाना निकाल लीजिए। बोले इस घटना से हम लोगों पर घड़ों पानी पड़ गया, और उस दिन के बाद से हिंदू मुस्लिम सभी सैनिकों का एक ही जगह खाना बनने लगा, और एक ही जगह सब लोग बैठ करके साथ साथ खाना खाने लगे। अब देखिए छुआछूत और जात पात उन्होंने कैसे मिटाई, उसका एक उदाहरण। चेटियार लोग थे सिंगापुर में, वो धनी लोग थे, आजाद हिंद फौज की पूरी तरह से वो मदद कर रहे थे, धन से, बहुत आर्थिक रूप से उन्होंने बहुत मदद की। लेकिन उन्हीं के जो है पुजारी, उनका चेटियारों का बहुत बड़ा मंदिर था, और उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो है कल मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान है और आप आएंगे तो बहुत शोभा बढ़ेगी। लेकिन नेताजी ने मना कर दिया। जो उन्हें इतनी बड़ी आर्थिक मदद कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया, और क्या कहा
नहीं, मैं आपके मंदिर में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि जिस मंदिर में आप अपने हिंदू समाज के ही बहुत से लोगों को आप प्रवेश नहीं करने देते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं जा सकता हूं। वो निराश होकर लौट आए, लेकिन अगले दिन फिर आए उन्होंने फिर उनसे आग्रह किया कि आप चलिए और आप जो वहां का वातावरण देखेंगे उसके बाद आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। और नेताजी जब गए तो उन्होंने देखा कि सारे समुदायों के लोग वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद से उस मंदिर में या चेटियारों के किसी भी मंदिर में और वहां के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मंदिरों में सभी तरह का भेदभाव खत्म हो गया। इस तरह से नेताजी ने उदाहरण स्थापित करके भारतीयों में एकता मजबूत की। नेताजी का जो असर पड़ा उनके व्यक्तित्व का, उसका एक उदाहरण देखिए कि जो वहां पर दक्षिण पूर्वी सिंगापुर में जो छोटे बच्चे थे, 12-14 साल के बच्चे, जब उन्हें पता लगा कि सिविलियंस को आजाद हिंद फौज में भर्ती किया जा रहा है, तो बच्चे पहुंच गए भारती सेंटर पर, कहने लगे हम भी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, हम भी अपने देश के लिए योगदान देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए हम जंग में नहीं भेज सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिद करने लगे कि नहीं, हम अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना खून बहाएंगे, हम पीछे नहीं रह सकते। तो जब उनको पूरी तरह से मना कर दिया तो उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया बच्चों ने। फिर उनको एक जगह कैंप में बच्चों को बंद कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस से आग्रह किया गया कि साहब वो किसी तरह बच्चे नहीं मान रहे हैं, आप समझाइए इन बच्चों को। नेताजी ने भी आकर के उन बच्चों को समझाया, तब भी वो बच्चे नहीं माने। तब नेताजी ने बालक सेना भी बनाई। नेताजी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट भी बनाई जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। जब जापानी जनरल काउंट तेराउची के सामने ये प्रस्ताव आया तो वो तो हक्का बक्का रह गया। उसने तो ऐसी बात कभी सुनी भी नहीं थी कि महिलाओं की रेजिमेंट, महिलाएं जंग लड़ने जाएंगी। उसके लिए ये एक विचित्र सी बात थी। लेकिन नेताजी अपने प्रस्ताव पर दृढ़ रहे, और जो लड़कियां थीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के परिवारों की, वो आजादी के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार थीं, वो जंग में जाने के लिए तैयार थीं। और बहुत कम उम्र की युवतियां आजाद हिंद फौज में भर्ती हुई। वो दुनिया की पहली महिला रेजिमेंट थी। और आजाद हिंद फौज में रहते हुए उन्होंने जिस तरह के कठोर प्रशिक्षण को पास किया, उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। नेताजी ने उन्हें युद्ध के मोर्चों पर जाने की इजाजत तो नहीं दी, हालांकि वो आग्रह कर रही थी, वो लड़ना चाहती थी, लेकिन युद्ध के मैदान में उनको जाने की जरूर इजाजत दी। और उन्होंने आजाद हिंद सैनिकों को पूरा पूरा सहयोग दिया आजादी की लड़ाई लड़ने में। जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके मुख्यालय रंगून में आ गए सिंगापुर से। एक छोटी सी बात मैं और बीच में कहना भूल गया, वो ये कि 21 अक्टूबर 1943 के दिन भी नेताजी ने एक और गौरवमय अध्याय लिखा भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास का। उस दिन उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, और इस आजाद हिंद सरकार को दुनिया के 9 देशों ने मान्यता दी। ये थे जर्मनी, इटली, जापान, बर्मा, थाईलैंड, मंचुको चाइना, राष्ट्रवादी चीन, फिलीपींस, क्रोएशिया। इन देशों ने कहा हिंदुस्तान की असली सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार है। यह आजाद हिंद सरकार का अपना बैंक था, इसकी अपनी फौज थी, करेंसी भी छपी, इसका अपना अखबार था, रेडियो स्टेशन थे, और अपने देश का भूभाग भी था। क्योंकि नवंबर 1943 में नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर
जापान जिसने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था, जापान के बृहत्तर एशिया सम्मेलन में टोक्यो में जो हुआ, उसमें एशियाई देशों के नेताओं की उपस्थिति में जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने वहां जो नेताजी का ऐतिहासिक भाषण हुआ, उससे प्रभावित होने के फौरन बाद उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद सरकार को सौंपने की घोषणा कर दी। और दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की आजादी का तिरंगा झंडा अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में फहराया और ये द्वीप समूह आजाद हिंद सरकार के अधिकार में आ गए। और उसके बाद फरवरी 1944 में जापानी फौज और आजाद हिंद फौज ने संयुक्त रूप से जो बर्मा और भारत की जो सीमा का क्षेत्र है, अराकान क्षेत्र है, बर्मा जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, उसमें इन दोनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से अंग्रेजी फौज पर हमले करने शुरू कर दिए। एक के बाद एक तमाम युद्ध के मोर्चों को जीतते हुए आजाद हिंद फौज मोडक जो मणिपुर में स्थान है, 18 मार्च 1944 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन आजाद हिंद फौज ने भारतीय भूमि में प्रवेश किया, वहां पर तिरंगा लहराया। और उसके बाद आज का जो नागालैंड है, आज का जो मणिपुर है, इसके तमाम इलाके एक के बाद एक आजाद हिंद फौज ने जीत लिए। ये कितनी भीषण लड़ाई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 में नेशनल आर्मी म्यूजियम जो लंदन में है, उसमें डिबेट हुई कि ब्रिटिश एम्पायर के लंबे इतिहास में सबसे कठिन लड़ाई, सबसे कठिन युद्ध कहां पर लड़ा गया, और वहां पर बहुमत से कोहिमा, इम्फाल में जो ब्रिटिश फौज ने लड़ाई लड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के साथ और जापानी फौज के साथ, उसको ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी, सबसे कठिन लड़ाई घोषित किया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह के वर्णन नहीं मिलते। हमारे नौजवानों को नहीं पता, ये तो वो पढ़ते हैं थोड़ा सा कहीं जो है किसी चैप्टर में पढ़ने को मिल जाता है कि आजाद हिंद फौज बनाई थी नेताजी ने, लेकिन वो आजाद हिंद फौज कहां लड़ी, ये हमारे युवाओं को नहीं मालूम है। कलादान घाटी, प्लेट में, डेलेटमा, कलंकलंग, हागा फालम, पलेल, मोडक, मोइरांग, ये तमाम क्षेत्रों में आजाद हिंद फौज ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी। और जब इम्फाल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रह गई थी आजाद हिंद फौज, तभी अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर आजाद हिंद फौज ने इम्फाल जीत लिया, तब तो फिर उसके बाद तो ये बहुत तेजी से कोलकाता की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार कोलकाता तक आजाद हिंद फौज पहुंच गई तो उसके बाद तो दौड़ते दौड़ते दिल्ली के लाल किले तक ये पहुंच जाएंगे और आजादी का झंडा वहां फहर जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाएगी, आजाद हिंद फौज की जीत हो जाएगी। तब उन्होंने अपने वायुयानों के द्वारा हजारों सैनिक युद्ध के मैदान में उतार दिए अंग्रेजों ने। अफसोस की बात यह थी कि आजाद हिंद फौज के लिए कोई वायुसेना नहीं थी मदद करने वाली, क्योंकि जापानियों की वायुसेना तो प्रशांत में उलझी हुई थी मित्र राष्ट्रों की फौज के साथ में। तब आजाद हिंद फौज को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। मई 44 में जब ये मानसून आ गया, तब आजाद हिंद फौज जो है वापस जो बर्मा भारत सीमा का क्षेत्र था उसमें वापस लौट आई। और ये वो इंतजार कर रहे थे कि जब मानसून खत्म हो जाएगा तब हम पूरी तैयारी से फिर अटैक करेंगे। लेकिन सितंबर 1944 में आते आते जब तक मानसून खत्म हुआ, जापान की बुरी तरह से पराजय प्रशांत महासागर में होने लगी थी। अल्बर्ट द्वीप समूह, साइपान द्वीप पे तो 10,000 जापानी सैनिक मारे गए थे। बहुत बड़ी हार जापान की वहां हुई और तमाम एक के बाद एक द्वीप प्रशांत में मित्र राष्ट्रों के कब्जे में आते गए। आज जापानी सेना हारती चली गई
और अंततः 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद आजाद हिंद फौज का भी अभियान स्थगित हो गया, जो सशस्त्र अभियान था। मैं समझता हूं कि मेरा समय हो गया है, मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। जी जी जी, इसको मैं बाइंड अप कर रहा हूं। तो आजाद हिंद सैनिकों को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाया गया, और जब यहां लोगों को पता चला कि ये तो आजाद हिंद सैनिक हैं, ये तो हमारी आजादी के लिए लड़े थे, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने सेंसरशिप लगा रखी थी, तो पता ही नहीं था लोगों को कि हमारी आजादी की लड़ाई के लिए पूर्वोत्तर में सुभाष चंद्र बोस की फौज कितना जबरदस्त टक्कर दे रही है अंग्रेजी फौज को। लेकिन जब ये पता चला कि इन पर मुकदमा चलाया जाएगा और अंग्रेज इनको फांसियां देंगे, कड़ी सजाएं देंगे, तो पूरे देश के अंदर एक बहुत जबरदस्त उग्र जन आंदोलन हुआ था, और जगह जगह लोग नारे लगा रहे थे, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, लाल किले को तोड़ दो, सुभाष की फौज छोड़ दो, क्योंकि लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। और इस आंदोलन को, इस प्रभाव को देख करके जो अंग्रेजों की भारतीय सेना में जो वायु सेना, थल सेना थी, उसने भी कई जगह विद्रोह किया, और सबसे बड़ा विद्रोह हुआ जो नौसेना ने विद्रोह किया फरवरी 1946 में, ब्रिटिश भारतीय नौसेना ने। उसके बाद तो अंग्रेज ये समझ गए कि अब हिंदुस्तान में रह पाना उनके लिए असंभव है, और उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने का निर्णय ले लिया। इस तरह महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन और ब्रिटिश भारतीय नौसेना के विद्रोह और आजाद हिंद फौज के सशस्त्र संघर्ष और क्रांतिकारियों के सशस्त्र संघर्ष, इन 4 प्रमुख कारणों से ही हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आपने मुझे बहुत समय दिया, मेरी बात को पूरी तरह धैर्यपूर्वक सुना। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायी, ओजस्वी वाणी में आपने अपना उद्बोधन प्रदान किया, और वास्तव में हम लोगों को, किसी को भी, मैं समझता हूँ बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता होगा सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा काम किया, और कितनी बड़ी सेना बनाकर इस देश को आजाद करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। बहुत बहुत सुंदर। देश की आजादी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा योगदान है, ये आज हमने माननीय श्री रंजीत पांचाले के इस व्याख्यान से मुझे ज्ञात हुआ। और इसीलिए आपकी एक पुस्तक है भूमिगत सुभाष, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और मैं समझता हूं कि अगर उस पुस्तक को कोई पढ़ ले तो उसको ये पता लग जाएगा कि इतना हमारी इस देश की आजादी में किसका योगदान रहा, और हिंदुस्तान में एकता स्थापित करना, छुआछूत, जात पात को मिटाने का काम करने वाला, बालक सेना बनाना, महिलाओं की रेजिमेंट बनाना पूरे वर्ल्ड के अंदर, और देशों पर अपना अधिकार जमाना, और फिर हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए फौज का आगे बढ़ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुभाष चंद्र बोस का योगदान था। और उसी की वजह से आज हम लोग इस आजादी स्वतंत्र देश में हम लोग बैठे हुए हैं, और आज आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रंजीत पांचाले जी को कि उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण एक व्याख्यान प्रदान कर हमें इस आजादी की इस पृष्ठभूमि को याद कराया, और साथ में हमें ये निर्देशन दिया कि हम अपने इस भारत देश की आजादी हमें किन परिस्थितियों में मिली, कैसे मिली, और किस प्रकार हमने इस देश की आजादी को हमने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत पांचाले जी, आपका अमूल्य समय हमें प्राप्त हुआ, और आप लेखन कार्य में, पुस्तक लिखने में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें इतना समय प्रदान किया। मैं इसके लिए आपको कोटिशा आभार करता हूँ और धन्यवाद प्रदान करता हूँ। अब चलते हैं हम एक देशभक्ति के गीत की तरफ। हमारे बीच श्रीमती उमा अग्रवाल जी, जो कोषाध्यक्ष हैं आर्य स्त्री समाज बरेली की, और पौत्र वधु हैं बरेली की आर्य विभूति जगदीश शरण अग्रवाल, तोप खाने वालों की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्रीमती उमा अग्रवाल जी। घोड़ी भगत सिंह की सुनेंगे नहीं?
श्रीमती उमा अग्रवाल जी, उमा अग्रवाल जी कृपया अपना देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भाई साहब, शहीद भगत सिंह पर छोटी सी कविता। बहन जी अभी आइए, जो हमारा पहले से निर्धारित कार्यक्रम है उसको पूरा हो जाने दीजिए, समय बहुत हो चुका है। मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? जी हाँ बहन जी, शुरू करिए। मेरी जैसा कि सब लोग आज आजादी का महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, उससे जुड़ा हुआ ही एक छोटा सा बस एक देशवासियों के लिए समर्पित है गीत। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, क्षम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, क्षम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ पर गंगा जैसा निर्मल है, अविराम है, ज्ञान जहाँ पर गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी में हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और सुनाएंगी बहन जी आप? आप अपना प्रोग्राम आगे जारी रखिए, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। शास्त्री जी का उद्बोधन है, उसको सुनवाइए आप। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक गीत सुनाकर आपने देशभक्ति का हम लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा किया। और आप कोषाध्यक्ष हैं आरएससी समाज बरेली की, और बरेली की एक विभूति थे जगदीश अग्रवाल जी, तोपखाने वाले, उनकी आप पौत्र वधू हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुई हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार समय समय पर अपने भजनों से, गीत से हम लोगों को लाभान्वित करती रहेंगी। अब हम चलते हैं विशेष उद्बोधन के लिए आचार्य उमाशंकर शास्त्री जी के लिए, जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनका विषय है महान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त की 21वीं पुण्यतिथि और शहीद भगत सिंह और महर्षि दयानंद का स्वराज्य। तो शास्त्री जी से निवेदन है कि कृपया अपना वीडियो खोल लें और अपना उद्बोधन प्रदान
प्रदान करने का कष्ट करें। आचार्य उमाशंकर शास्त्री जी। तुम हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। वेद प्रचार मंडल के संयोजक डॉक्टर श्वेत केतु जी और आज के मुख्य वक्ता रंजीत पांचाले जी और उपस्थित समस्त श्रोताओं, मातृशक्ति। अभी हमने बहुत ही सुंदर उद्बोधन सुना, मन गदगद हो गया। बहुत नई चीजों की जानकारी मिली पांचाले जी से। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं और इसी तरह की जानकारी भविष्य में देते रहे नेताजी के ऊपर। जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था वैसी कुछ बातें सुनने को आज मिली, जिसे सुनकर के मन अति प्रसन्न हुआ। आइए, मैं आज जिनकी पुण्यतिथि है मनमथ नाथ गुप्त, एक जाने माने साहित्यकार, क्रांतिकारी लेखक, क्रांतिकारी वक्ता और बहुत ही कम उम्र में क्रांति के क्षेत्र में कूदने वाले एक नवयुवक थे। उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबका जो गुरु है, जिसे क्रांति गुरु की उपाधि दी गई है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती। एक चरण से गरम दल निकला तो दूसरे चरण से नरम दल निकला और दोनों दलों ने देश की आजादी के लिए जो भूमिका निभाई सर्वज्ञात है। ईश्वर देव दयानंद इस सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा को भेजा था विदेश। उनका उद्देश्य था कि विदेशों में जाकर के भारतीय स्वतंत्रता की भूमि तैयार करो, और उन्होंने वहां इंडिया हाउस की स्थापना की। और 1905 में जब इंडिया हाउस की स्थापना हुई, जो भी भारतीय नवयुवक जाते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने डिमडिम घोषणा कर रखी थी कि जो कोई राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेगा, भारत को आजादी दिलाने में योगदान देगा, दूंगा या रहने का, खाने का और साथ ही साथ पढ़ने का सारा खर्च इंडिया हाउस की ओर से मिलेगा। और इंडिया हाउस में ही वीर सावरकर पैदा हुए, मदन लाल धिंगरा पैदा हुए, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी। इन लोगों ने इंडिया हाउस में रह करके वर्ष की आजादी के लिए बहुत ही बड़ा काम किया। तो स्वामी जी ने जो अपने पटशिष्ट को भेजा था, और इंडिया हाउस में सत्संग हुआ करते थे। 1980 में एक टीम गई थी इंग्लैंड, आर्थ प्रतिनिधि सभा की। इंडिया हाउस के पुराने रजिस्टरों को खोला गया तो देखा गया कि दादा भाई नेहरू जी का हस्ताक्षर था, जिन्होंने कहा था कि मैंने स्वराज शब्द महर्षि दयानंद से सीखा है, क्योंकि वहां सत्यार्थ प्रकाश का पाठ होता था और दादा भाई नेहरू जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था और कहा स्वराज शब्द मैंने वहीं से सीखा है। सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने 1907 में स्वराज शब्द महर्षि दयानंद के बाद प्रयोग किया। फिर बाल गंगाधर तिलक ने इसे ही कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सबके हम पीछे में जाते हैं तो ऋषि दयानंद क्रांति ज्वाला लेकर खड़े हैं, जो क्रांतिकारियों के शिल्पी थे, शिल्पकार थे, और देश की क्रांति के लिए उन्होंने अद्भुत क्रांतिकारियों का निर्माण किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो विदेशों में काम कर रहे थे,
और वहां से ही वे भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया करते थे क्रांतिकारियों को, और उनके पास पैसे भी बहुत थे। शेयर मार्केट के द्वारा उन्होंने उस जमाने में करोड़ों रुपए कमाए थे और अधिक से अधिक पैसे क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने खर्च किए। तो ऋषि दयानंद क्या ही देन है, भगत सिंह आए, क्योंकि भगत सिंह के जो पूर्वज थे